हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हेल्थ असेसमेंट से रिलेटेड हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ थॉरिक्स एंड लंग्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे इसमें? बाय द एंड ऑफ द यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री दैट शुड बी एलिसिटेड ड्यूरिंग हेल्थ असेसमेंट। नंबर 2, असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, जिसमें है डिस्क्राइब चेस्ट कॉन्टूर एंड सिमेट्री, डिस्क्राइब रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न, describe tactile fremitus, chest expansion, density of lungs field, diaphragmatic excursion, auscultated lung sound. Assess the respiratory system including inspection, palpation, percussion and auscultation, and documents finding. Describe the components of health history that should be elicited during assessment of respiratory system. यानी हेल्थ के उन फैक्टर की वजाहत करें या बयान करें जो रिस्पायरेटरी सिस्टम की हिस्ट्री लेते वक्त पेशेंट से पूछे जाने चाहिए या नोट करने चाहिए। हेल्थ हिस्ट्री इज़ अ हॉलिस्टिक यानी मजमूई या मुकम्मल तौर पर असेसमेंट यानी जायज़ा है ऑफ ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग अ पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस, यानी वो तमाम फैक्टर जो पेशेंट्स की हेल्थ को अफेक्ट या मुतासिर करती है। इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन यानी इस इंफॉर्मेशन में शामिल है सोशल, कल्चरल, familial यानी फैमिली से रिलेटेड एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट्स लाइफ दैट अफेक्ट हेल्थ एंड वेल बीइंग। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स यानी माशी पहलुओं से पेशेंट के लाइफ में इसकी सेहत या सेहतमंद होने को अफेक्ट या मुतासिर करें। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, नेम, एड्रेस, एज, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन, एजुकेशन एक्सेट्रा। इसमें सबसे पहला है चीफ कंप्लेंट, नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट, नंबर 3 पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, नंबर 4 फैमिली हिस्ट्री, नंबर 5 सोशल हिस्ट्री, नंबर 6 ROS यानी रिव्यू ऑफ सिस्टम। थॉरैक्स एंड लंग से रिलेटेड चीफ कंप्लेंट हो सकती है ब्रेथलेसनेस, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग साउंड एंड ब्रीदिंग, कफिंग अप ब्लड, COPD, लंग्स कैंसर, नमूनिया एक्सेट्रा। इसमें पूछे जाने वाले सवाल हो सकते हैं व्हाट ब्रिंग यू टू हॉस्पिटल, नंबर 2 व्हाट इज़ द रीज़न यू कम टू द हॉस्पिटल। चीफ कंप्लेंट्स यानी सबसे बड़ी शिकायत जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, जैसे ब्रेथलेसनेस, सांस का फूल जाना, डिस्निया यानी डिफ़िकल्टी या मुश्किल होना सांस लेने में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग साउंड विथ ब्रीदिंग यानी सांस के साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ें आना, एंड कफिंग ऑफ ब्लड यानी खांसी के साथ खून आना, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, लंग्स कैंसर एंड नमोनिया। फिर चीफ कंप्लेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, जैसे किस वजह से आप हॉस्पिटल में आए हैं या हॉस्पिटल में आने की क्या वजह है। नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट, आस्क पेशेंट्स टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम इन डिटेल, एडिशनल क्वेश्चंस टू गेट मोर डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम, यानी अभी की मौजूदा यानी प्रेजेंट इलनेस या शिकायत के बारे में पूछेंगे कि चीफ कंप्लेंट के अलावा अभी और क्या तकलीफ़ या प्रॉब्लम है, ताकि पेशेंट्स की प्रॉब्लम के बारे में मज़ीद जान सकें। आस्क अबाउट द कॉलेरा ऑफ पेन इफ़ प्रेजेंट, यानी अगर पेशेंट पेन या दर्द की शिकायत के साथ हो तो कॉलेरा एक ऑर्डर से यानी तसलसल से ज़रूर पूछेंगे। C4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इट कैन बी बर्निंग, स्क्वीजिंग और डल पेन, यानी पेन की खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, जलन वाला दर्द है या ऐसा लगता है जैसे जगह को निचोड़ या सख्ती से दबा रखा है, या हल्का दर्द है। O फॉर ऑनसेट, व्हेन डज द पेन गेट स्टार्टेड, यानी ऑनसेट से मतलब है कि दर्द किस वक्त शुरू होता है, खाने से पहले, खाने के बाद, चलते वक्त, बैठने से, खड़े होने से, सुबह सुबह या रात में। L फॉर लोकेशन, वेयर इज़ द पेन, लोकेशन यानी दर्द एग्जैक्टली कहाँ है, जैसे अगर एब्डोमेन में पेन है तो एब्डोमेन में पेन कहाँ है, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, राइट साइड, लेफ्ट साइड, मिडल कहाँ पे है। D फॉर ड्यूरेशन, फॉर हाउ लॉन्ग द पेन रिटेन, ड्यूरेशन यानी दर्द कितनी देर तक रहता है, मुसलसल होता रहता है या 1 घंटे या कुछ घंटे या कुछ मिनट बाद ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। E फॉर एग्जासर्बेशन, व्हाट मेक इट वर्स, एग्जासर्बेशन यानी किस चीज़ की वजह से ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ खाने पीने से, खड़े होने से, चलने फिरने से।
R for radiation, shifting of pain to other parts of the body. रेडिएशन यानी ये दर्द और किस तरफ जाता हुआ महसूस होता है। जैसे कमर में दर्द है तो ये टांगों की तरफ भी जाता हुआ महसूस होता है, सीधे या उल्टे टांग की तरफ जाता है, पूरी टांगों में जाता है, या हाफ अपर या हाफ लोअर की तरफ जाता है। A for एसोसिएशन, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। एसोसिएशन यानी इसके साथ ही कोई और दर्द या प्रॉब्लम, या इस दर्द की वजह से नौजिया या वॉमिटिंग होती है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, या इस दर्द के साथ और क्या होता है। आस्क अबाउट द कोका ऑफ द रिस्पायरेटरी एक्सक्रीशन और मीन्स सिक्रीशन लाइक ब्लड, स्प्यूटम। इसके बाद हम पेशेंट से उसकी सेहत से रिलेटेड और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, जैसे सांस लेने और सांस बाहर निकालने में उसके साथ ब्लड, थूक, बलगम वगैरह तो नहीं आता है, और अगर आता है तो कोका ज़रूर पूछेंगे। सी फॉर कलर, यानी थूक या बलगम किस कलर का आता है, सफ़ेद कलर का है या बिल्कुल ब्लडी होता है, या हल्का पिंक होता है, या गहरा येलो डार्क होता है। ओ फॉर ऑडर, यानी इस थूक, बलगम या ब्लड में किसी तरह की स्मेल, बदबू वगैरह तो नहीं आती है, उसके बारे में पूछेंगे। सी फॉर कंसिस्टेंसी, यानी ये हल्का पानी की तरह का बलगम है या थूक है, बहुत गाढ़ा है यानी थिक है, या हल्का झाग की तरह का है। ए फॉर अमाउंट, यानी इस थूक या बलगम वगैरह की कितनी अमाउंट या कितनी क्वांटिटी होती है, बहुत ज़्यादा निकलता चला जाता है या थोड़ा सा 1 to 2 ml निकलता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद निकलता रहता है, तकरीबन 1 घंटे में कितना निकल जाता है, अंदाजे से 50 ml, 100 ml, यानी 1 प्याली या 1 कप। नंबर 3, पास मेडिकल हिस्ट्री। ऑब्टेन हिस्ट्री अबाउट हिज पास मेडिकल डिजीज़, फॉर एग्जाम्पल previous disease like TB, asthma, use of inhaler, nebulizer, medicine like steroid। यानी प्रेजेंट कंप्लेन के बाद हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, यानी पेशेंट की इस बीमारी से पहले वाली मेडिकल डिजीज़, इलनेस, डिसऑर्डर के बारे में पूछेंगे। कभी टीबी जैसी बीमारी हुई है, एस्मा, और इसके लिए इन्हेलर यूज़ किया है, या नेबुलाइज़र वगैरह लगवाते हैं, या स्टेरॉइड्स लेते हैं। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे Have you ever been nebulized? If yes, what was the reason? How long you have been nebulized? Do you have any other health problem? If yes, what's that? And medications for that disease. Are you currently on any medication? Have you ever had any surgery? Name of the medication and for what purpose you are taking that medication. Number 4, family history. Health of parents, siblings, own children. Do any of your family member have problems related to respiratory system? What is the reason of death of your family members? यानी फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट के वालिदैन, उसके सगे बहन भाई, और अगर वो मैरिड है तो उसके बच्चे। इसके अलावा दादा दादी, नाना नानी, फूफी, चचा, खाला और मामू की लंग्स से रिलेटेड सेहत और बीमारी के बारे में भी मालूम कर सकते हैं, और ये भी मालूम कर सकते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स में डेथ की ज़्यादातर वजह क्या रही है। नंबर 5, सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री इंक्लूड स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ऑक्यूपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक एक्सपोजर टू स्मोक एक्सेट्रा। आस्क अबाउट द क्लाइंट्स ऑक्यूपेशन। व्हाट इज़ द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ योर पेशेंट? टेल मी अबाउट योर डाइटरी हैबिट्स। डू यू स्मोक? आर यू अल्कोहलिक? यानी सोशल हिस्ट्री में हम पेशेंट की स्मोकिंग, शराब वगैरह के बारे में पूछेंगे कि वो पीता है या नहीं, अगर पीता है तो कितनी, उसकी ऑक्यूपेशन यानी जॉब के बारे में कि वो किस तरह की जॉब करता है या उसकी एक्टिविटी क्या है, उसकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है या उसकी फैमिली की क्या है, यानी वो हैसियत में अपर क्लास से है, मिडिल या लोअर क्लास से है। इसके अलावा सोशल हिस्ट्री में हम इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डू यू टेक एनी रिक्रिएशनल ड्रग्स? Ask the patient about his exercise pattern and lifestyle. Number 6, ROS, review of system. Ask about whole body. Do you any skin problem? Do you have any problem related to your head? Problem related to lungs, heart, bones, eyes, ears, muscle, etc. Review of system तकरीबन हम तमाम हिस्ट्री में ज़रूर पूछते हैं, यानी रिव्यू ऑफ सिस्टम में हम लंग्स की ख़ास हिस्ट्री के बाद पूरी बॉडी के मुतालिक पूछेंगे कि सिर्फ लंग्स के बारे में नहीं,
यानी लंग्स की बीमारी या प्रॉब्लम के अलावा आपको जिस्म में कहीं भी दर्द या कोई डिजीज़ या कोई और कंप्लेन है, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स, हार्ट, बोन्स, आइज़, ईयर्स प्रॉब्लम एक्सेट्रा। डिस्क्राइब चेस्ट कॉन्टूर एंड सिमेट्री। कॉन्टूर ऑफ द चेस्ट। Normal chest shape, distance from the front to the back of the chest, interior posterior diameter less than the size of the chest, from side to side transverse diameter, ratio 1:2, with no visible deformities such as barrel chest or scoliosis, no muscles retractions when breathing. Contour of the chest यानी चेस्ट का शेप, हुलिया या बनावट, यानी नॉर्मल चेस्ट की शेप को साइड से देखें तो सामने सीने के दरमियान से पीछे पीठ के दरमियान तक का फासला या डिस्टेंस एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कहलाता है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, जो कि ट्रांसवर्स चेस्ट डायमीटर से हाफ कम होता है। यानी ट्रांसवर्स डायमीटर सामने से तकरीबन पूरे चेस्ट का एक तरफ की रिब से लेकर दूसरे तरफ की रिब तक का फासला होता है। यानी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर का रेशियो तकरीबन 1:2 का होता है। यानी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर अगर 18 इंच का है तो ट्रांसवर्स डायमीटर इसका डबल यानी 36 इंच का होगा। इसके अलावा चेस्ट के कुछ और तरह के भी शेप होते हैं जिसमें ज़ाहिरन कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, लेकिन उनका शेप काफ़ी डिफरेंट होता है, जैसे बैरल चेस्ट जिसका एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर सब बराबर होते हैं, और स्कोलियोसिस जिसमें बैकबोन के खमदार यानी टेढ़ी होने की वजह से चेस्ट का शेप भी डिफरेंट नज़र आता है। चेस्ट सिमेट्री। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एंड फेसिंग द पेशेंट्स, ऑब्जर्व वेदर द मूवमेंट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इंटीरियर चेस्ट इज सिमेट्रिकल। Chest and abdominal movement. The chest and abdomen should move in the same direction during a normal tidal breath. यानी चेस्ट सिमेट्री देखने के लिए पेशेंट के बिल्कुल सामने खड़े होकर पेशेंट को सामने से ऑब्जर्व करें कि पेशेंट के दोनों तरफ से चेस्ट एक जैसा है, बराबर है, यानी किसी तरफ से उभरा हुआ दबा हुआ नहीं होना चाहिए, और सांस लेने के दौरान सीने और पेट की मूवमेंट एक साथ राइज एंड फॉल होनी चाहिए। इसी को चेस्ट सिमेट्री कहते हैं। Describe respiratory rate and pattern. Respiratory rate. A person's respiratory rate is the number of breaths take per minute. यानी respiratory rate किसी इंसान की सांस respiration की रेट या शरह 1 मिनट में लेने या गिनने की तादाद है। The normal respiration rate for adult at rest is 12 to 22 breaths per minute. यानी जब पेशेंट लेटा हो यानी रेस्टिंग पोजीशन में हो तो उसकी रिस्पायरेटरी रेट 1 मिनट में कम अज़ कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 हो। और रिस्पायरेटरी रेट अंडर 12 और ओवर 22 ब्रेथ्स पर मिनट वाइल रेस्टिंग इज़ कंसिडर्ड एबनॉर्मल। यानी अगर पेशेंट बेड पर आराम की हालत में हो और उसकी रिस्पायरेटरी रेट 12 से कम और 22 से ज़्यादा हो तो उसे एबनॉर्मल समझा जाता है। हाउ टू मेजर रिस्पायरेटरी रेट। Respiratory rate can be measured in 3 easy steps. Number 1, set a time for 1 minute. Then patient or person should be at rest, either sitting or lying down. Avoid strenuous activity beforehand. After that, start the time and measure the amount of breaths taking in 1 minute. This can be done by counting how many times the chest rises. यानी सबसे पहले 1 मिनट का टाइम सेट करेंगे क्योंकि रिस्पायरेटरी रेट 1 मिनट में काउंट करना है। फिर रिस्पायरेटरी रेट काउंट करने से पहले पेशेंट को रेस्टिंग पोजीशन में रहना चाहिए, यानी या तो पेशेंट को बैठे या लेटे रहना चाहिए। यानी रिस्पायरेशन काउंट करने से फ़ौरन पहले पेशेंट को कोई भी बहुत ज़्यादा सख्त एक्टिविटी से गुरेज करना चाहिए। अगर वो भागकर या तेज़ तेज़ चलकर आया हो तो इस तरह की कोई एक्टिविटी की हो तो पेशेंट को थोड़ी देर के लिए 5 to 10 मिनट के लिए आराम से बिठाना या लिटाना चाहिए, फिर रिस्पायरेशन काउंट करनी चाहिए। इसके बाद टाइमर स्टार्ट करना है और फिर 1 मिनट तक रिस्पायरेटरी रेट काउंट करना है और 1 मिनट में ली गई रिस्पायरेशन की तादाद को गिने कि रिस्पायरेशन लेते वक्त पेशेंट का चेस्ट कितनी बार राइज एंड फॉल होता है। द मोस्ट कॉमन फैक्टर दैट कैन अफेक्ट मेजर्ड रिस्पायरेटरी रेट इंक्लूड
यानी जो सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि रिस्पायरेशन पर अफेक्ट होता है, इसमें शामिल है इमोशनल स्टेट यानी जज्बाती हालत, नंबर 2 फिज़िकल फिटनेस यानी जिस्मानी तंदुरुस्ती, नंबर 3 इंटरनल टेम्परेचर यानी इंसान के अंदर का कोर टेम्परेचर, नंबर 4 डिजीज़ एंड हेल्थ स्टेटस यानी बीमारी और सेहत की हालत। रिस्पायरेटरी पैटर्न डेफिनेशन। Breathing pattern is referred to the respiratory rate, which is defined as the frequency of breaths over a period of time, as well as the amount of air cycle during breathing tidal volume. Breathing pattern यानी मुख्तलिफ तरह के रिस्पायरेशन लेने के सैम्पल, तरीके या पैटर्न को रेफ़र करता है, जैसे टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ऑर्थोपीनिया, इयोपीनिया, क्योंकि इनको ब्रेथ की फ्रीक्वेंसी यानी तादाद जो कि पेशेंट 1 मिनट में ले रहा होता है उसके टाइम पीरियड और पेशेंट को मिलने वाली एयर या ऑक्सीजन की मिकदार या अमाउंट से बयान की जाती है, जैसे पेशेंट 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से कितनी रिस्पायरेशन ले रहा है। ब्रीदिंग पैटर्न, कंडीशन, डिस्क्रिप्शन एंड कॉजेज़। नंबर 1 यूपनिया, ये नॉर्मल ब्रीदिंग होती है जो कि एफर्टलेस, रेगुलर एंड स्मूथ होती है। नॉर्मल रिस्पायरेशन में लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनको सांस लेना पड़ रहा है। नंबर 2 टैकीपीनिया, इसका मतलब है कि रिस्पायरेटरी रेट का नॉर्मल की आखिरी हद से ज़्यादा हो जाना, यानी मोर देन 22 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा। ये ज़्यादातर तेज़ बुखार, एंग्जाइटी, फ़िज़िकल एक्सरसाइज या अगर कोई भाग कर आ रहा है एंड शॉक की सूरत में होती है। नंबर 3 ब्रेडिपीनिया, इसका मतलब है रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल की सबसे कम हद की लिमिट से भी कम हो जाना, यानी 12 ब्रेथ पर मिनट से कम हो जाना। ब्रेडिकार्डिया गहरी नींद की सूरत में हो सकता है या कोई ड्रग या मेडिकेशन अगर पेशेंट लेता हो, जैसे स्टेरॉइड या मसल रिलैक्सेंट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हेड इंजरी एंड स्ट्रोक की सूरत में। नंबर 4 एपनिया, पेशेंट की सांस सोते हुए मोर देन 10 to 15 सेकेंड तक रुक जाने को एपनिया कहते हैं। एपनिया बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार लोगों को, खासकर जिनकी नेक के गिर्द बहुत ज़्यादा चर्बी हो या हेड इंजरी एंड स्ट्रोक वाले लोगों को भी होता है। हाइपरपीनिया, हाइपरपीनिया में रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल रिस्पायरेशन के साथ होती है मगर बहुत गहरी होती है, यानी पेशेंट डीप ब्रीदिंग की तरह खींचकर सांस ले रहा होता है, और ये ब्रीदिंग इमोशनल स्ट्रेस यानी जज्बाती दबाव, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले पेशेंट में नज़र आती है। नंबर 6 चेन स्ट्रोक्स। चेन स्ट्रोक्स रिस्पायरेशन में पेशेंट की सांस एबनॉर्मली तौर पर पहले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती और फिर कम होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि पेशेंट एपनिया में चला जाता है, और इसका हर साइकिल 30 सेकंड से 2 मिनट तक का हो सकता है। ये स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस दोनों कंडीशन में हो सकता है। ये आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने या ब्रेन स्टैम्प इंजरी की सूरत में। नंबर 7 बायोड्स, ये बहुत ज़्यादा रैपिड एंड डीप रिस्पायरेशन होती है। इस रिस्पायरेशन में पेशेंट की गैस्पिंग वाली सिचुएशन होती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ और गहरी सांस लेने के बाद ब्रीदिंग कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। ये सिचुएशन ज़्यादातर स्पाइनल मेनिंजाइटिस, हेड इंजरी और बहुत सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर वाली कंडीशन में हो सकती है। कॉस्मोल्स, इस रिस्पायरेशन में रिस्पायरेटरी रेट भी ज़्यादा होती है और सांस भी काफ़ी गहरी यानी खींच कर लेने वाली डीप रिस्पायरेशन होती है। ये रीनल फेलियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की सूरत में होती है। एपनियोस्टिक, इसमें पेशेंट काफ़ी खींच कर लंबी सांस लेता है मगर एक्सपायरेशन बहुत शॉर्ट होती है। ये ब्रेन स्टेम लीजन की सूरत में होता है, यानी ब्रेन स्टेम में अगर कोई लीजन, कोई ट्यूमर वगैरह हो तो फिर ये सूरत हाल होती है। डिस्क्राइब टैक्टाइल फ्रेमिटिस। डेफिनेशन, टैक्टाइल फ्रेमिटिस इज अ palpable vibration. Sound generated from the larynx are transmitted through the lungs to the chest wall. When saying 99 blue balloons, we can feel them as vibration by using our palm when we touch the patient's chest. यानी टैक्टाइल फ्रेमिटिस पैल्पेबल यानी हाथों के ज़रिए महसूस किया जा सकने वाला वाइब्रेशन की आवाज़ है जो कि लैरिंक्स से पैदा होकर लंग्स में मुंतकिल होती है।
जिसे हम चेस्ट की वॉल के ज़रिए हाथों से महसूस कर सकते हैं। यानी जिस वक्त पेशेंट 99 या ब्लू बैलून कहता है, हम पेशेंट की चेस्ट पर और सबसे बेहतर है पीठ पर अपनी हथेली यानी पाम रखकर उस आवाज़ की वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। Tactile fremitus as an assessment used as an indirect measure of the amount of air and density of tissue present within the lungs। यानी टैक्टाइल फ्रेमिटिस एक असेसमेंट है जो लंग्स के अंदर मौजूद एयर की अमाउंट और टिश्यू की डेंसिटी यानी थिकनेस या कसाफत या गाढ़ापन की इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ टू असेस टैक्टाइल फ्रेमिटिस? Palpate the patient posterior chest and ask patient to say blue balloon। Start at the top from apex of the chest and move to the bottom base and comparing both sides। यानी टैक्टाइल फ्रेमिटिस को किस तरह से असेस, एग्जामिन या पहचान करेंगे। सबसे पहले पेशेंट की चेस्ट को पीठ की तरफ से पैल्पेशन स्टार्ट करेंगे और पेशेंट को समझा देंगे कि वो ब्लू बलून्स हमारी हर हथेली के चेंजिंग पर कहता रहे। यानी जैसे जैसे हम हाथ उसकी पीठ पर नीचे की तरफ मूव करते रहेंगे वो ब्लू बैलून कहेगा। और ये पैल्पेशन हम हमेशा ऊपरी हिस्से यानी लंग्स की बेस यानी दोनों शोल्डर के दरमियान से शुरू करते हैं और दोनों अतराफ़ का कंपैरिजन करते हुए नीचे बॉटम की तरफ मूव करते हैं, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। और ये देखते और महसूस करते हैं कि वाइब्रेशन सब तरफ बराबर है या कहीं पर ज़्यादा या कहीं पर कम फील हो रही है। अगर कहीं पर कम या ज़्यादा महसूस हो तो उसे डॉक्यूमेंट करते हैं। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में चेस्ट एक्सपेंशन, सिमेट्री ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन, नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, व्हाई डू वी मेजर चेस्ट एक्सपेंशन, डेंसिटी ऑफ लंग्स फील्ड, डायफ्रेमेटिक एक्सकर्शन, ऑस्कल्टेटेड लंग साउंड, assess the respiratory system including inspection, palpation, percussion and auscultation and document finding शामिल है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।